वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक हमने 20 आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 1 से लेकर 20 तक के आपको सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 21 शुरू किया था, जो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है या राइट टू लाइफ को लेकर बात करता है। और उसमें हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, और उसके तहत हमने कुछ केस स्टडीज भी देखा था। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर कर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्टिन्यूसली ये चलने वाली सीरीज में आपको समझ में आ सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं और इसके तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम लोग को पता है कि हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, दरख्त है, जानवर हैं, परिंदे हैं, और इन सब की वजह से हमारा एक एनवायरनमेंट बनता है जिसको हम अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पेड़ है तो उससे ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को, ताकि हम लोग सांस लेते रहते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड प्योरीफाई होकर चलता रहता है। उसी तरह परिंदे हैं जो कि उड़ते हैं, उनकी चहचहाहट है। उसी के साथ जानवर है जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कुछ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और कुछ नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल में आपको पता है कि कैसे हम गाय भैंस इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वहीं पे शेर है, बाघ है, इन सब का हम लोग देखते हैं कि जंगलों में कैसे वो आज़ाद हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से बनता है हमारा एक एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है कहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे साफ साफ लिखा गया हो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है? आर्टिकल 21 जो है वो कहता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एज पर द रूल एस्टेब्लिश बाय द लॉ। मतलब कि लॉ जो है उसके तहत जो भी कानून और कवायद बनाए गए हैं उसके तहत आपको कितनी आज़ादी दी गई है। और उसी के तहत एक आ जाता है ज़रूरी चीज़, वो है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। मतलब कि साफ वातावरण को आपके लिए एक अधिकार दिया गया है, ये आपके पास एक फंडामेंटल राइट के तौर पर दिया गया है। अब हम लोगों के लिए एक साफ वातावरण या साफ एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी आ जाती है हमारी खुद की, साथ ही साथ हमने जिस सरकार को चुनकर भेजा है, जिनको हमने भेजा है कि वो हमारे लिए काम करें, उस सरकार के पास एक जिम्मेदारी ये आ जाती है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। वो अलग अलग लॉज लेके आए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करे और लोगों को बताए कि आपके लिए साफ वातावरण क्यों ज़रूरी है। अगर आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वहीं आप किसी साफ सुथरी जगह पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितना आपका मन खुश हो जाता है कि देखिए कितनी अच्छी खूबसूरती है, यहाँ पर कितना साफ है। और यही जिम्मेदारी आपके ऊपर और हमारे ऊपर आ जाती है। साथ ही साथ आप एक बात सोचिए कि अगर ये जानवर नहीं हुए, ये चिड़िया नहीं हुए, तो हम लोग के पास क्या चीज़ रह जाएगा? क्या हमारे वातावरण में कुछ अच्छी चीज़ बचेगी? तो इसी के तहत हम लोग को बार बार बोला जाता है कि कैसे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि साफ हवा मिल सके, पानी मिल सके हम लोग को, और एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें हम रह सके, हम खुशी के साथ रह सके। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट के तौर पर जो माना गया है, उसके लिए कई सारे केस स्टडीज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें साफ साफ बोला गया है कि जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज एज पर दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, जिसका मतलब है कि लॉ की तहत से जितने भी जो चीज़ बनाई गई है, किसी भी इंसान को उसकी पर्सनल लिबर्टी से, उसकी आज़ादी से दूर नहीं किया जा सकता है। और इसी की तरह सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के तौर पे माना है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को। और उसी के तहत चलिए हम आपको सबसे पहले केस के बारे में बताते हैं। सबसे पहला केस जो है वो है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कोर्ट ने इस केस में साफ साफ बोला कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के तहत राइट टू पर्सनल लिबर्टी में गारंटी करता है कि किसी भी इंसान को उसकी पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ से, हेल्दी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसी के तहत आपको पॉल्यूशन फ्री एयर एंड पॉल्यूशन फ्री वाटर के बारे में बोला गया। सब कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप किसी भी इंसान को उसके पर्सनल लाइफ में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट
से दूर नहीं कर सकते हैं या उसको ऐसा पानी नहीं दे सकते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी को खतरा हो। यहाँ साफ साफ बोला गया कि एक हेल्दी इंसान के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके पास पॉल्यूशन फ्री वाटर और पॉल्यूशन फ्री एयर होना चाहिए। तो ये तो हो गया चलिए एक केस। अब कुछ और मेजर केस हैं जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा एमसी मेहता। एमसी मेहता एक जाने माने वकील रहे हैं और उन्होंने सन 1984 के बाद से कई सारे ऐसे केस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें जीत हासिल करी है, और उसी के तहत एनवायरनमेंट के तहत कुछ उनके केसेस हैं जो हम आपको बताएंगे। एमसी मेहता का एक बहुत ही लैंडमार्क केस जो है जिसपे उन्होंने खूब लड़ाई किया, वो केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में ये होता है कि एक कंपनी होती है बिरला टेक्सटाइल करके कोलकाता में, उसमें लगभग 2800 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जो कि पिछले 30 सालों से वहां पर काम कर रहे थे। इन 30 सालों में उन्होंने अपना खून पसीना लगाया उस इंडस्ट्री के ऊपर। अब एक दिन अचानक से हुआ कि दिल्ली से ये बात आई कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली बंद हो रही है। अब सारे वर्कर्स जो है वो पहुंचे कोर्ट। उन्होंने इस चीज में क्लेम किया कि उनका पिछला तनख्वाह जो है वो पूरा दिया जाए, साथ ही साथ उनको 1 साल का बोनस दिया जाए और उनको परमानेंट वर्कर के तौर पर देखा जाए। तो आपको क्या लगता है इस जगह पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया होगा? जब वर्कर्स ने इस बात का क्लेम किया कि वो पिछले 30 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, तो कोर्ट ने यहाँ पर जो ऑर्डर दिया वो ये था कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर देखा जाए, कि वहाँ के वो परमानेंट काम करने वाले कामगार हैं। साथ ही साथ उनके पुरानी जो तनख्वाह रुकी हुई है उस तनख्वाह को पूरा दिया जाए और उसके बाद उनको 1 साल का बोनस तनख्वाह भी दिया जाए। तो ये फैसला दिया कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। वो भी ऐसे ही केस है और इसमें भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में चलिए हम आपको पहले फैक्ट्स बता देते हैं। तो इसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक बात बोलती है कि ये भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स का जो पार्ट 4 है, जो इसके तहत नॉर्म्स लाया गया है, ये कुछ लूप होल्स के साथ आई है और इसके तहत जो गाड़ियां बनी हैं, मतलब कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई है, और उसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के तहत कई सारे नॉर्म्स आए और उसके में एक ये था BS4। अब कोर्ट ने यहाँ पर एक बात को ऑब्जर्व किया, वो ये था कि ये जो BS4 स्टेज की जो गाड़ियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और नेचर जो है, हमारा वातावरण है, वो नुकसान में जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये गाइडलाइंस दिया कि भले ही वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कमर्शियल गाड़ी हो, जो भी BS4 स्टैंडर्ड पे बनी हुई है पहले की, उनको बंद कर दिया जाए और शहर से बाहर किया जाए ताकि शहर के आबो हवा में कुछ फर्क आ सके। तो ये था एमसी मेहता का दूसरा केस। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ अपने देश के बारे में कि हमारे मुल्क में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया गया। तो चलिए अब हम कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें कि पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को लेके कितनी चीज़ें चल रही हैं और क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1972 में स्टॉकहोम, जो कि राजधानी है स्वीडन की, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। यूनाइटेड नेशन के इस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात बोली गई थी और उसी को बाद में बोला गया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। अब इसमें यह बोला गया था कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक अधिकार है। वो क्या अधिकार है? कि वो साफ हवा में रहें। उसी के तहत यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था और उसमें पूरी दुनिया के मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग कंट्रीज आई और वहाँ पे बैठकर डिस्कशन हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें आई और उसी के तहत स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे साइन किया गया। 1972 में ये डिक्लेरेशन आया और उसके बाद राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देखा गया और इसको पूरी दुनिया में लागू करने की बात की गई और लागू किया भी गया, जिसके तहत कई सारी जगहों पर एमिशन जो है, कार्बन एमिशन, उसको कम किया गया, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के तहत हमने अभी आपको बताया एमसी मेहता के 2 केस और साथ ही साथ हमने आपको बताया कैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ और जिसके तहत क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में बात किया गया। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या सिर्फ एनवायरनमेंट को ही पॉल्यूशन होता है या किसी और तरीका भी पॉल्यूशन होता है? तो उसी के तहत एक पॉल्यूशन आता है नॉइज पॉल्यूशन का, ध्वनि प्रदूषण। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके के शोर शराबा है, कैसे आवाजें हैं जिससे कि हमारे अंदर एक इरिटेशन आता है, एनॉयंस आता है। सेक्शन 2 जो है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत, उसमें नॉइज को डिफाइन किया गया है अनप्रेजेंट साउंड विच कॉज इरिटेशन टू आवर
ईयर्स, मतलब कि हमारे कानों को जिन आवाज़ों से दिक्कत होती है, जिनसे हमें इरिटेशन सी होती है, हमको अजीब सा लगता है वो आवाज़ सुन के, उसको पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन के तौर पे लेते हैं। अब नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है? अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं रोज़मर्रा में जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जैसे कि सड़क पर चल रही गाड़ियाँ होती हैं, अब कहीं जाम लग जाए तो अचानक से लोग हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं, जबकि हम देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है तभी लोग हॉर्न मार रहे होते हैं। वो एक आ जाता है रोड पॉल्यूशन में, रोड नॉइज़ पॉल्यूशन में। दूसरा, आपकी कहीं पे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी होता है कि वहाँ पे काम लगातार चल रहा होता है, उससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और बहुत ही ज़्यादा एनॉयंस होती है हमारे कानों के लिए, हमारे कानों में दिक्कत सी होने लगती है, हियरिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ये भी एक तरीके का है। उसके बाद अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे काम चल रहा होता है वहाँ पे हम देखते हैं बड़ी मशीनें होती हैं और उनसे वो खुदाई कर रहे होते हैं, जिससे कि आवाज़ें आती हैं और उससे भी हमारे कानों को दिक्कत होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन के तहत है। अब जो इतनी सारे शोर शराबा है, उसके लिए क्या चीज़ है जो हम लोग को दिया गया है? तो हम लोग को इसके लिए लीगल राइट्स दिए गए हैं, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसके तहत बोला गया है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब कि कुछ ही घंटों में आपको उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, ताकि आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में दखल ना हो और उनको इस परेशानी से जूझना ना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन दें, बोझ डाल दें किसी चीज़ को समझने में, और जितना कम और जितनी अच्छे तरीके से हम समझ सके उतना बेहतर है। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आर्टिकल 21 के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे कि कैसे औरतों को या वुमेन को राइट दिया गया है वर्क प्लेस पे काम करने से, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है, दूसरे लोगों के लिए बात की गई है, कैसे आपके लिए बात किया गया है कि आपको कितने टाइम का काम कराना चाहिए, आपके ऊपर कितना प्रेशर देना चाहिए। इन सब को भी हम कवर करेंगे आर्टिकल 21 के तहत। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।